इस वीडियो में हम बहुकोशिकीय जीव यानी कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे। यहाँ हमारे पास 3 जीव हैं, एक आम, एक बैक्टीरिया और एक जेलीफिश। अब आप सोच कर बताइए कि इन तीनों में क्या समानता है। तो ये तीनों कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। हम जानते हैं कि कोशिकाएं वो मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है जिससे सभी सजीव बने होते हैं। लेकिन अगर आप एक जीवाणु को और एक पौधे को देखें तो आप देखेंगे कि दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है जिससे वो बने होते हैं। इसलिए इन जीवों को उनकी जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या के आधार पर एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और बहुकोशिकीय जीव यानी कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक कोशिकीय जीवों की। इसके कुछ उदाहरण हैं जीवाणु या अमीबा आदि। तो ये जो शब्द है एक कोशिकीय, इससे क्या मतलब होता है? इसको अगर तोड़कर देखेंगे तो ये बना है एक और कोशिका, इन दो शब्दों से। तो इसका अर्थ सीधा सा ये हुआ कि ऐसे जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है और इसी एक कोशिका से उनके शरीर के सभी कार्य होते हैं, जैसे कि पाचन, श्वसन, परिवहन और अपशिष्ट का निष्कासन। ये सभी कार्य केवल इस एक अकेली कोशिका के द्वारा किए जाते हैं और इसके अलावा इसे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि यह स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है। लेकिन वहीं अगर हम बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो बहुकोशिकीय जीव में बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे एनिमल्स या जंतु, प्लांट्स और कवक भी। और उनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से नहीं बना होता बल्कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हम जो मनुष्य हैं हम भी बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं, जहाँ हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, मतलब लाखों या करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं से हमारे शरीर का निर्माण होता है। यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या ये कोशिकाएं, जो इतनी सारी कोशिकाएं हैं, वो समान हैं या अलग अलग? मतलब इनका प्रकार समान होता है या अलग अलग होता है? अब आपको एक छोटा सा काम करना है। आप ये सोचें कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं यानी जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर कौन कौन से कार्य होते हैं जिनको उन कोशिकाओं को करना होगा। जैसे हम बात करते हैं कि एनर्जी का प्रोडक्शन यानी ऊर्जा उत्पादन हो सकता है, भोजन का विघटन हो सकता है, भोजन का परिवहन या फिर अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन भी एक कार्य है। ये कुछ कार्य हैं। अब जब हम ऐसे जीवों की बात कर रहे हैं जो बहुकोशिकीय हैं, जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, क्या आपको लगता है कि उनके अंदर एक ही प्रकार की कोशिका होगी जो कि इन सभी कामों को कर लेगी? इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। तो अगर आप समुद्र तट पर बैठे हैं और एक रेत का किला बना रहे हैं, तो आप इसे अकेले बना लेंगे आराम से, क्योंकि आसान है और उसमें आपको रहना थोड़ी है। लेकिन अगर आप एक असली घर बना रहे हैं तो आपको लगता है कि आप सारे काम खुद कर लेंगे, जैसे घर का डिज़ाइन बनाना, सारा कच्चा माल लेके आना, इसको बनाना अच्छे से, है ना, उसमें बिजली वाला सारा काम करना और प्लम्बिंग वाला सारा काम करना। क्या ये सारे काम आप अकेले कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए आपको बहुत से अलग अलग लोगों की आवश्यकता होगी जिनके अलग अलग कौशल हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का काम है ही नहीं। इसके लिए तो बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं ना। जो तो आपको ठेकेदार चाहिए होंगे, मजदूर चाहिए होंगे, वास्तुकार, आर्किटेक्ट चाहिए होंगे, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर भी चाहिए होंगे। तो अलग अलग विशेषज्ञता वाले अलग अलग लोगों की आपको आवश्यकता होगी ताकि आपका घर अच्छी तरह से बन सके। तो काफ़ी हद तक ये समान चीज़ हमारे शरीर के लिए भी लागू होती है। जहाँ हमें इतने सारे काम करने हैं तो अच्छी तरह से ये काम हो सके, इसके लिए हमारे शरीर में भी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो उन कार्यों को अच्छे से कर पाती हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हम टहलने के लिए घर से बाहर गए हैं, तो उस समय हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होगा,
हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें गति होगी, क्योंकि हम चल रहे हैं, है ना, तो हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं, हमारी मांसपेशियों में गति हो रही है। और हम सड़क पे चल रहे हैं तो लोग भी आ रहे होंगे, जा रहे होंगे। हमारे आसपास के वातावरण के हिसाब से हमें समन्वय बना के चलना होगा या कोऑर्डिनेट करते हुए चलना होगा, ताकि हम खुद को चोट ना पहुंचाएं, दूसरों को चोट ना पहुंचाएं और आराम से अपनी जो वॉक करने हम गए हैं वो कर सकें। तो यहाँ पे जो ये 3 कार्य हो रहे हैं वो तीनों एकदम अलग अलग काम हैं। तो ये कैसे होगा, ये सारे अलग अलग काम कैसे होंगे और कैसे अलग अलग कोशिकाएं इन्हें करने में हमारी मदद करेगी, इसी को हम थोड़ा विस्तार से अब इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऊर्जा उत्पादन की। ऊर्जा तब उत्पन्न होती है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज अच्छे से टूट जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एक गैस है जो हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद होती है और ग्लूकोज हमारे भोजन में प्राप्त होता है। तो ये कैसे होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो इतनी दूर दूर हैं उन्हें एक साथ लाया जाए और कैसे उस कोशिका तक पहुंचाया जाए जहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो हम जानते हैं कि जो रक्त होता है उसके द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है, यानी ब्लड, हमारा रक्त ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। अब रक्त में क्या क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये 3 चीज़ें रक्त के अंदर होती हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लाल रक्त कणिकाओं की, जिसको कहते हैं आरबीसी। हमारे शरीर में इनकी संख्या लाखों में होती है। तो ये जो लाखों करोड़ों में मौजूद हैं लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, इन्हीं से हमारे रक्त को लाल रंग प्राप्त होता है। इनका प्राथमिक कार्य है ऑक्सीजन को यहाँ से वहाँ ले जाना, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रक्त कोशिका कुछ इस तरह की दिखाई देती है, एक डिस्क के आकार की, लेकिन जब इसे आप साइड से देखते हैं तो ये बाइकॉनकेव या द्वितल आकार की दिखाई देती है। इसका मतलब है कि वो 2 तरफ से गोल होती है और बीच में थोड़ी दबी हुई होती है। अब ये जो कणिकाएं होती हैं वो इसी आकार की क्यों होती हैं, ये सीधी सीधी, लंबी लंबी या गोल गोल ही क्यों नहीं होती? क्योंकि इनका ये जो आकार होता है वो इनके कार्य में मददगार होता है। इनका कार्य जो कि है ऑक्सीजन को यहाँ से वहाँ ले जाना। तो जब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका बढ़ जाता है इस आकार के होने के कारण, और इससे इनको ऑक्सीजन को परिवहन करने में सहायता मिलती है। इसके साथ शरीर में आसानी से गति करने में इनका लचीलापन इनको सहायक होता है। अब हम बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं या श्वेत रक्त कोशिकाओं की, जिनका आकार कुछ ऐसा होता है। इनका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को संक्रमण से या इन्फेक्शन से सुरक्षित रखना। इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की तरह लाखों या करोड़ों में नहीं है, पर हजारों की संख्या में ज़रूर होती हैं और ये रक्त वाहिकाओं से या फिर ब्लड वेसल से सिकुड़ कर यहाँ से वहाँ निकलती हैं और संक्रमण के स्थान तक पहुँचती हैं। इनका जो आकार होता है अनियमित होता है और इसी से इनको उनके कार्य में मदद मिलती है, यानी कि रक्त वाहिकाओं से होते हुए संक्रमण वाले स्थान तक पहुंचने में मदद मिलती है। इनका ये जो अनियमित आकार होता है उसको अमीबा जैसा आकार या अमीबीय आकार भी बोलते हैं। अब इससे आपको लग रहा होगा कि ये तो अमीबा जैसा आकार है, तो ये उसी अमीबा की बात हो रही है क्या जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला, एक कोशिकीय जीव में? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये अमीबा उसी अमीबा की बात हो रही है जो कि एक कोशिकीय जीव होता है और उस अमीबा का भी अनियमित आकार होता है, इसलिए वहाँ से ये जो नाम है आकार का आया है। तो क्या ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं और ये जो अमीबा है, इसके बीच में कोई समानता भी होती है? क्या वो एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं? क्या हमारे शरीर के अंदर एक अमीबा ही होता है? ये सारे सवाल भी हमारे मन में आ सकते हैं। तो इन सवालों के जवाब मैं आपको देती हूँ। इनमें कोई ऐसी खास समानता नहीं होती, बस इनका जो आकार होता है वो अनियमित होता है। बस इतनी ही समानता होती है कि भाई श्वेत रक्त कणिकाओं का भी आकार अनियमित होता है और अमीबा का आकार भी अनियमित होता है। इसके अलावा अंतर की बात करें तो सफ़ेद रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं जिनकी हम बात करें वो हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं, जबकि जो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है। वहीं जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो शरीर के बाहर स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकती, हमारे शरीर के अंदर रहती हैं। लेकिन अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है वो स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकता है। तो यहाँ सिर्फ एक ही समानता है कि दोनों का आकार अनियमित होता है। चलिए अब हम अगले कार्य को देखेंगे जो है मांसपेशियों में गति। तो जो गति की हम बात कर रहे हैं वो हमारे शरीर के कौन से हिस्सों से होती है? हमारे हाथों से और पैरों की सहायता से।
और ये होता है हमारी जो कंकाल की मांसपेशियां होती हैं या स्केलेटल मसल्स जिनको कहते हैं, उनके कारण। ये जो मांसपेशियां होती हैं ये पेशी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, जिनकी वजह से हम हमारे हाथों से और पैरों से गति कर पाते हैं। और इसमें हमारी अस्थियां या जो बोन्स होती हैं हमारी, वो भी बहुत मददगार होती हैं। इनका आकार कुछ कुछ लंबा और बेलनाकार होता है। लेकिन वहीं जब हमारे शरीर के अंदर कुछ अन्य मांसपेशियों को हम देखते हैं, जैसे कि रक्तवाहिकाएं या आहार नली, तो क्या आपको लगता है कि ये भी उसी तरह की कोशिकाओं से बनी होगी जो हमारे हाथ और पैरों की मांसपेशियों में होती हैं? यहाँ पर हम ये सोचें कि जब भी हम हाथ और पैर को हिलाना चाहें हम हिला सकते हैं, है ना? पर क्या जो हम रक्तवाहिकाओं और आहार नली की बात करें, क्या आप उससे हिला सकते हैं अपनी मर्जी से? नहीं, हम नहीं हिला सकते। तो यहाँ पर हम इसे ये जानते हैं कि इनकी कोशिकाएं जो हैं वो अलग होती हैं हमारे हाथों और पैरों की कोशिकाओं से। इनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स या चिकनी मांसपेशियां, और ये बनी होती हैं चिकनी पेशी कोशिकाओं या स्मूथ मसल सेल्स से, जो स्पिंडल शेप में पाई जाती हैं, जिससे इनकी गति आसानी से हो पाती है। अब अंत में हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन की या समन्वय की। तो हमारे आसपास का जो वातावरण है और हमारे अंदर भी सभी जो चीज़ें हो रही हैं उनमें समन्वय होना बहुत बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए किसी न किसी प्रकार के संचार की आवश्यकता तो होती है। तो यहाँ पर आती हैं न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाएं, जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं। ये कोशिकाएं शरीर के विभिन्न भागों से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में संदेश लेकर के जाती हैं, और अगर हम इनके आकार की बात करें तो वो लंबी होती हैं और उनकी ब्रांचेस होती हैं, जिससे वो संदेशों को अच्छी तरह से पहुंचा पाती हैं। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि जानवरों में और इंसानों में भी अलग अलग आकार की अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, जिससे अलग अलग काम प्रभावी ढंग से, अच्छे ढंग से पूरे हो पाते हैं। तो यहाँ हमारा एक सवाल है कि क्या ये केवल जानवरों में होता है? जी नहीं, ऐसा पौधों में भी देखा जाता है। पौधों में भी कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो उनकी सुरक्षा में, उनके भोजन बनाने यानी प्रकाश संश्लेषण में, वहीं उनके शरीर में, मतलब पौधों के शरीर में भोजन और पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती हैं। ये अलग अलग कोशिकाएं होती हैं जो ये अलग अलग कार्य कर रही हैं। तो पौधे जो होते हैं वो भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, और इनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो भी अलग अलग प्रकार की होती हैं और अलग अलग कार्यों को करती हैं। अब यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है कि क्या कोशिकाओं का आकार जीव के आकार के आधार पर अलग अलग होता है? यानी अगर बड़ा जीव होगा तो कोशिकाओं का आकार बड़ा, और छोटा जीव होगा तो कोशिकाओं का आकार छोटा, ऐसा होगा? उदाहरण देखें तो एक चींटी और हाथी। हाथी की कोशिकाएं बहुत बड़ी बड़ी और चींटी की कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी होंगी, ऐसा होगा? क्या लगता है आपको? आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके ज़रा सोचिए। तो ये जो बात है ये एक भ्रम है। यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है। तो जैसे अगर कोई तंत्रिका कोशिका है या नर्व सेल है तो वो मनुष्य में भी होती है और हाथी में भी होती है। दोनों का आकार लगभग समान होता है, लंबा और ब्रांच्ड होती हैं वो, और दोनों संदेशों को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करती हैं। लेकिन वहीं जब हम जीव के आकार की बात करते हैं तो आकार के आधार पर कोशिकाओं की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। इसका अर्थ है कि एक हाथी में चींटी की तुलना में ज़्यादा कोशिकाएं हो सकती हैं, लेकिन कोशिका का आकार अलग अलग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसका कोई लेना देना नहीं है जीव के आकार से। अब यहाँ पर कुछ तथ्य आपके लिए कि सबसे छोटी जो कोशिका होती है उसका आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर या माइक्रोन तक होता है, जो कि जीवाणु कोशिका होती है। मानव की यकृत और गुर्दे की कोशिका का आकार लगभग 20 से 30 माइक्रोमीटर होता है। मानव तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। वहीं जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार लगभग 17 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर होता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कोशिकाओं के अलग अलग प्रकार के बारे में और उनके अलग अलग कार्यों के बारे में भी।